लोग बात कर रहे थे सॉल्वेंसी रेशियो की। एक रेशियो उन्होंने लिखा था, पहले सॉल्वेंसी रेशियो है क्या। सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में कहा गया है, सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रहेगा या नहीं रहेगा, हम गोइंग कंसर्न के रूप में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं। एक था प्रोप्राइटी रेशियो, फिर से दोहरा देते हैं। प्रोप्राइटी रेशियो का मतलब है प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। असल में आपकी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी को बताता है। जानते हैं बिजनेस में, मान लीजिए कंपनी है 200 करोड़ की एसेट है, ठीक है, और 120 करोड़ की कैपिटल है। इसका मतलब ये हुआ कि 60% अपना पैसा लगा है। एक दूसरी कंपनी है, इनके पास भी 200 करोड़ की एसेट है, लेकिन इनका 20 करोड़ की अपनी कैपिटल है, बाकी लोन है, मतलब 10% है। मान लीजिए भगवान न करे कल को प्रॉब्लम शुरू होती है, लॉस होता है, तो ये कितने दिन चल पाएंगे भाई? बहुत कम, बहुत ही जल्दी इनका निगेटिव कैपिटल हो जाएगा। निगेटिव कैपिटल होते ही बाहर वाले डर जाते हैं, उनको लगता है लो जी अब तो ये हमारे फंड पे हाथ साफ करेगा, अब हमारे पैसे को ये बर्बाद करेगा। तो बोलते हैं भाई साहब कंपनी लिक्विडेट कीजिए, एसेट को बेचिए और हमारा पैसा हमें वापस दे दीजिए। लेकिन अगर पैसा मेरा पड़ा हुआ है, बाहर का कम है, तो बाहर वाले क्यों बोलेंगे तुम्हें मतलब क्या है, मैं चाहे अपना पैसा बर्बाद करूं, तुम्हें क्या दिक्कत है? बाहर वाले बोले हमें क्या दिक्कत है, बर्बाद करो। देखो अपनी चीज करोगे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं आएगा टोकने, दूसरे की होगी तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो ये बात आपको देखनी है कि चीज अपनी हो तो कोई दिक्कत नहीं, वही वाली बात। अब हम पढ़ते हैं कि सोनी को $20 बिलियन का लॉस हुआ। अब $20 बिलियन का लॉस अगर सोनी को होने के बावजूद सोनी कंपनी अगर चल रही, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब उसकी कैपिटल कहीं उससे ज्यादा थी, उसका रिजर्व कहीं उससे ज्यादा था, उसने 100 को एब्जॉर्ब कर लिया। आपने कभी ध्यान दिया हो, एक बाइक और ट्रक में टक्कर हो, किसका नुकसान होता है? चाहे किधर से भी, सामने से, पीछे से, कहीं से भी टक्कर हो, बाइक उड़ जाता है, ट्रक को फर्क भी नहीं पड़ता, मैंने की हट मच्छर, क्योंकि ट्रक के पास कैपिटल ज्यादा है। कार और ट्रक में टक्कर हो, ट्रक का कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मरते हैं कार वाले। आपने देखा होगा हाई स्पीड कार को अगर ट्रक टच भी कर दे, उड़ जाता है, फ्लाइंग कार हो जाता है, और उसमें जितने भी लोग बैठते हैं सब खत्म, वो सब। तो ये कंपनी वाले को नहीं सोचना चाहिए, हम कंपनी चला रहे हैं, हमें नहीं सोचना चाहिए बात कि भाई आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जितने को जानते हो लॉस कहां होता है, जिसके पास एसेट है उसी का लॉस होता है। जैसे आपके पिताजी मोटे आसामी है, तो उन्होंने बड़ा सा बाउंड्री बना रखा होगा, सिक्योरिटी गार्ड रखा होगा, हो सकता है घर में कुत्ते भी पाल रखे हों। आपका सीएम एडमिशन क्यों हुआ? इसीलिए कि रात भर आप जगते रहे। हाँ, एक यहां पर लक्ष्मी नगर में क्या हुआ, एक बच्चा गया कि अंकल हमें रूम चाहिए, बोला ग्राउंड फ्लोर पे खाली है बेटा, क्या करते हो? तो बोला जी मैं सीए करता। बोला आ जाओगे, तुम्हारी जरूरत थी। बोला ऐसी क्या बात है? अरे कुछ नहीं यार, क्या है ना कि नीचे में कुंडी टूट गई है ग्रिल की, बहुत पैसे मांग रहा है बनाने वाला, और हमने कुत्ता नहीं पाल रखा है, तो हमें बड़ा डर होता है सेफ्टी का। तुम ग्राउंड फ्लोर पर रहोगे, रात भर पढ़ोगे, हमें कोई डर ही नहीं है। फ्री की सेफ्टी है कि नहीं? फ्री की, न कुंडी की जरूरत न कुत्ते की जरूरत, सीए का स्टूडेंट पाल लो, इतना काफी है। खुद ही रात भर पढ़ेगा और आपका घर की सेफ्टी भी होती रहेगी। तो जितने भी लोग बड़े बिजनेसमैन हैं वो ज्यादा डरते हैं। आप कभी देखो रिक्शे वाले को, वो रिक्शा लगाता है, उसी पे कैसे भी करके सो जाता है बिंदास, उसको कोई डर है?
बस रिक्शे का डर है, वो खुद रिक्शे पे सोता है, ले चल हमें भी ले चल, बस उसको उतना ही डर है। लेकिन आपके पिताजी बहुत बड़ी बाउंड्री के अंदर कुत्ते छोड़ के, आपको छोड़ के तब भी सोते हैं, डरते होंगे कि मेरे फलाने गोडाउन में आग न लग जाए, मेरा फलाने दुकान में चोरी न हो जाए। उनको ये डर क्यों है? क्योंकि उनके पास एसेट है। जितना जिसके पास एसेट होगा ना बेटा, उसको उतना ही लॉस होगा, इसमें कहीं कोई दो मत है ही नहीं। अब बायजू, वो भी कोचिंग क्लास है, टॉपर्स भी कोचिंग क्लास है। बायजू साल में 3500 करोड़ का लॉस कर लेता है वनली, बड़े प्यार से। कभी 4000 करोड़ का लॉस कर लेता है। टॉपर्स बहुत मरा से मरा करेगा तो 2 करोड़ 4 करोड़ का, बताइए क्यों? है ही नहीं, है कि नहीं? अब जब होगा ही नहीं तो लॉस कहां से कर लेंगे? उसके पास है तो कर लेता है। ये बड़ा जरूरी है कि एसेट होगा तभी लॉस होगा। इसीलिए जितना बड़ा एसेट उतना रिस्क, और जितना रिस्क उतनी ही बड़ी कैपिटल टू कवर इट अप, टू कवर इट अप। अदरवाइज योर एग्जिस्टेंस विल बी इन डेंजर। क्योंकि देखो, बाहर के लोग सुख के साथ ही होते हैं। मतलब जब कंपनी अच्छी चलेगी तो बाहर के लोग आपके साथ हैं, लेकिन जब कंपनी खराब सिचुएशन में होगी, बाहर के लोग, आपको पता ही है, सबसे पहले एक मीटिंग बुलाएंगे और इंसॉल्वेंसी का रेजोल्यूशन पास करेंगे और बोलेंगे भैया कंपनी दिवालिया है, इसको बेचा जाए, बात खत्म। और अब तो, और जब से ये इंसॉल्वेंसी कोड आया है तब से तो कंपनियों को लिक्विडेट करने का प्रोसेस बहुत तेजी से बढ़ गया है। जहां कैपिटल नेगेटिव होती है, इंसॉल्वेंसी कोड लागू हो जाता है, चलिए निकलिए आप फटाक से बाहर। तो ये बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि भैया अपनी एसेट रखो और तभी बिजनेस करो। अपनी एसेट, आई रिपीट, अपनी एसेट रखो। लॉकडाउन में मैंने बताया नहीं था, लॉकडाउन में यहां पे 50-60 सीए की कोचिंग थी, बंद हो गई। फिर 10-15 खुली है, लेकिन वो 50-60 बंद हो गई। सिर्फ 3 बच गए, एक केम, टॉपर क्लासेज और आईजीपी। कारण क्या था? इनकी अपनी रियल एस्टेट थी, अपनी बिल्डिंगें थी, रेंट का कोई खतरा नहीं था। टीचर भी तकरीबन खुद ही थे, और जो टीचर खुद ही थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा कम कमा लिया, थोड़ा मतलब कम खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बाहर से टीचर रखे थे, जो बाहर से भाड़े पे थे, वो कहां से देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस? नतीजा 6 महीने साल भर वेट किया, पैकअप कर लिया। तो यही बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि भैया अपनी कैपिटल रखो, ताकि अच्छे दिनों की बजाय बुरे। जानते मल्टीनेशनल क्या करते हैं? इसी का तो फायदा उठाते हैं। वो आते हैं और मार्केट को खराब कर देते हैं, चीजें एकदम सस्ती और बढ़िया क्वालिटी की देने लगते हैं। एक तो देसी लोग उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाते, और उसके कॉस्ट को नहीं मैच कर पाते, कि वो लॉस पे बेच रहा होता है, वो तो लॉस पे बेच रहा होता है। नतीजा एक इनकी सेल डाउन होती है, लॉस शुरू होता है, और इनकी कैपिटल होती है थोड़ी सी। जहां 1-2 साल लॉस में इनकी कैपिटल हो जाती है, खत्म, बिजनेस बंद। और जब कंपटीशन खत्म हो जाता है, फिर मल्टीनेशनल सामान का दाम बढ़ा देते। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल इंडिया में टेलीविजन बिजनेस, इंडिया का मोबाइल बिजनेस। इंडिया के टेलीविजन में पहले इंडियन ब्रांड थे कम से कम 20-25, बीपीएल, ओनिडा, वीडियोकॉन। अब देख लो, आज एक भी नहीं है। इतने बुरे थोड़े थे वो। लेकिन जब सोनी आया, सैमसंग आया, एलजी आया, और पता नहीं कौन कौन से पैनासोनिक का ब्रांड है, उन्होंने बढ़िया वाली क्वालिटी इनसे भी कम दाम पे देना शुरू कर दिया। तो वो कस्टमर तो कुछ देखता नहीं है, कस्टमर को क्या मतलब है, उसको तो जो सही प्राइस पे अच्छा सामान मिले वो लेगा। उन्होंने इनकी कंपनी खरीदने शुरू कर दी, इनकी सेल 0 हो गई। अब कितने दिन तुम 0 पे कितने दिन सर्वाइव करोगे? दे हैव टू पैकअप। कैपिटल था नहीं उनके पास इतना कि लॉन्ग टर्म में कर सके, उनके प्राइस को मैच कर सके और लॉस में जा सके। गल्ला भी तो होना चाहिए ना भाई, नहीं था इनके पास। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी कैपिटल अपनी ज्यादा होगी टोटल एसेट की तुलना में, आपके लॉस को बर्दाश्त करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी और आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे। एक आखिरी एग्जांपल दे देते हैं, शायद आप रिलेट कर पाए। आपने पोलर बियर का नाम सुना है? पोलर बियर कभी डिस्कवरी वगैरह पे देखिएगा, आजकल तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिखाएगा। पोलर बियर का क्या होता है कि जब एक्सट्रीम ठंडी होती है तो ना कहीं मान वन में जाके छुप जाता है। हाइबरनेशन में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो भी कहते हैं,
शीत रक्ति जो होते हैं, तो वो जाके छुप जाते हैं, चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ, उस समय कुछ नहीं मिलता उनको खाने को, लेकिन वो सोते रहते हैं। आपके भी बड़े बाप हैं वो, आप तो 10 घंटे सो लेते होंगे, बहुत टैलेंट होगा तो 8 घंटे सो लेते होंगे, लेकिन वो 3 महीने सोते हैं, 4 महीने सोते हैं। मतलब नवंबर में वो सोने जाते हैं और फरवरी मार्च के फर्स्ट वीक में जब बर्फी पिघलती है तब वो बाहर आते हैं, क्योंकि तब चारों तरफ थोड़ा बहुत मतलब मछलियां मिलती है या थोड़े घास फूस होता है तो उसको चर लेते हैं। लेकिन 4 महीने बताइए, उनका शरीर गर्म रखने के लिए एनर्जी तो कंज्यूम होगा, एनर्जी तो चाहिए। तो उनकी जो चर्बी होती है, देखो मेरी, देखो ये है, ये चर्बी है ना, वो धीरे धीरे पिघलती है, उनको गर्मी देती है, और मार्च में फिर निकलते हैं तो दुबले पतले हो चुके होते हैं। फिर वो 16 घंटे खाना शुरू करते हैं, चाहे मछली खाएं, छोटे जानवर खाएं, या वो क्या बोलते हैं, वो घास फूस खाएं, फूल पत्तियां खाएं, लेकिन 16 घंटे, क्योंकि उनको चर्बी पुराने वाली गेन करनी है, क्योंकि फिर आएगा अक्टूबर। अब अक्टूबर तक उन्होंने फिर से चर्बी अगर गेन नहीं करी तो अब की बार जब सोएंगे तो सोते ही रह जाएंगे। यानी कि उनको अक्टूबर में इतना रिजर्व में सरप्लस चाहिए होता है ताकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना वो काट सके बिना खाए, बिना खाए काट सके। उनके सर्वाइवल का एक ट्रिक है। इसका मतलब बंदे की अपनी कैपिटल तो होनी ही चाहिए, अच्छे दिनों के लिए नहीं, अच्छे दिनों के लिए नहीं, कौन से दिनों के लिए, जब आप नीचे जा रहे हो। तो कौन कंपनी, जब सोनी जैसी कंपनी जा सकती है, टाटा मोटर, टाटा स्टील, कौन सी कंपनी नहीं जाती। सारी कंपनियों को बुरे दिन आते हैं। एप्पल 2-3 बार बंद होते होते बचा, आपको पता होगा। एप्पल कंपनी जिसका जितना बड़ा नाम है, 2-3 बार बंद होते होते बचा है। स्टीव जॉब्स को निकाल दिए गए थे एप्पल से, चल निकल नालायक कहीं का, कंपनी बर्बाद कर दी तुमने। मैं आपको सही घटना बता रहा हूं, उसी ने बनाया था और उसी को इन्वेस्टर ने निकाल के बाहर कर दिया था, तो उसने जाके कुछ और फिल्म बनाना शुरू कर दिया था। ये तो हालात होती है किसी भी कंपनी का, वक्त परिस्थितियां बदलते टाइम नहीं लगती। बुरे दिनों के लिए बेटा चाहिए होता है, अच्छे दिनों में तो हर आदमी सर्वाइव, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बुरे दिनों के लिए अब जितना ज्यादा होगा, अब 120 करोड़ का मतलब समझ रहे हो कि मान लो 5 करोड़ लॉस हुआ तभी 115 है ना, फिर लॉस हुआ फिर है ना, फिर लॉस हुआ फिर है ना। इसमें क्या है, इसमें तो अगर 1-2 साल लगातार लॉस हो गया, कैपिटल 0, बाहर वाले शोर करने लेंगे, बाहर वाले 180 हैं, क्योंकि अब आता है ना लॉस किसका, लॉस बियर करना किसकी ड्यूटी है, शेयर होल्डर की, लोन वाले की, क्रेडिटर्स की ड्यूटी थोड़ी ना लॉस बियर करना। दे आर नॉट द रिस्क कैपिटल, वो तो लोन कैपिटल है, वो क्यों आपका रिस्क बियर करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में हो जाती है दिक्कत। इसीलिए अगर किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को देखना है तो इसको देखो। जितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ना बेटा, वो लोन से डरते हैं। लोन वाली कंपनी का मतलब रिस्क वाली कंपनी, मैं पढ़ूंगा अगले चैप्टर में लीवरेज, क्योंकि मैंने कहा ना सुख के साथ ही है। थोड़ा सा अगर गड़बड़ हुआ सबसे पहले आएंगे, भैया हमारा पैसा दे दो, तुम्हारा बिजनेस बंद करो, कंपनी बेचो, फैक्ट्री बेचो, मुझे क्या, तुरंत पहुंच जाएंगे वो। आपने देखा होगा जिस सरकार में बाहर का सपोर्ट ज्यादा होता है, उस सरकार के कई बार गिरने में समय नहीं लगता, फटाक से गवर्नमेंट गिर जाती है। अपना अगर सपोर्ट हो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हायर द रेशियो, हायर द सॉल्वेंसी। और भाई ऑनलाइन सब लोगों ने लिखा इस बात को, मेरे ख्याल से कल लिखवा दिया था। अच्छा, बच्चों से मैंने आज एक रिक्वेस्ट किया था कि एक ना 100 पन्ने की 150 पन्ने की कॉपी ले लीजिएगा। आज नहीं लिया तो कोई बात नहीं, ले लीजिएगा। उसमें आधा एफएम बना दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि बहुत कॉपी आपके पास हो, दिक्कत होगी। आधा एफएम और बीच के बाद से कॉस्टिंग करना कैसे, जरा सुन लीजिए। अब सब लोग बैठे हैं, मैं 2 बातें करूंगा। एक में ऊपर मैं नोट लिखूंगा, जहां मैं नोट लिखूंगा इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट की कॉपी में लिखना है। और वर्किंग नोट और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस चलती है, वो वर्किंग नोट और क्वेश्चन का मतलब है हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है, लेकिन नोट का मतलब है चाबी, वो हर क्वेश्चन में काम आएगी। इससे क्या होगा बेटा, 100 पन्ने में गारंटी देता हूं एफएम का सारा नोट्स हो जाएगा, और 100 पन्ने में कॉस्टिंग का, ऐसे ही 100 पन्ने में अकाउंट का। उसका सबसे बड़ा फायदा अभी है, रिवीजन के समय तो बाद में छोड़ो, अभी कैसे बताता हूं बेटा। देखो, ये हमने किताब लिया, सब लोग ध्यान देना, मैं कैमरे पे बताऊं ताकि सब देख सकें।
ये मैंने किताब लिया और एक कॉपी देना, कोई भी दे दो बेटा, पतली दो यार, बहुत मोटी है, इधर लाओ, हाथ थक जाएगा। ये कॉन्सेप्ट की कॉपी, ठीक है, ठीक है बेटा जी। अब घर पे मान लीजिए आप होमवर्क कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं जुलाई में, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रेशियो पढ़ना है, ठीक है बेटा। रेशियो पढ़ेंगे तो रेशियो क्या है ये मैंने लिखवाया है, कोई प्रैक्टिस नहीं। फिर उसके नीचे पढ़ेंगे प्रॉफिट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। कितना होगा, 5, 6, 7, 8, 10 पन्ने होगा। मैं कहता हूं 12 पन्ने एक्सट्रीम साइड में मान लेते हैं। रेशियो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बाकी चैप्टर में तो उससे भी कम होगा, ठीक है। अब ये क्या करें, एक बार पढ़ लिया, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 मिनट में एक पन्ना, 1.5 मिनट में एक पन्ना, 2 मिनट में। अपने लिखी हुई चीज जल्दी पढ़ते हैं लोग, आपने ध्यान दो, अपने लिखी हुई चीज पढ़ेंगे तो याद जल्दी आता है, किताब जल्दी याद नहीं आता। तो उसके बाद क्या किया, दीवार पे ऐसे रख दिया, ठीक है। क्वेश्चन मतलब आपने ध्यान दिया, कॉन्सेप्ट की कॉपी दीवार पे टिका दी, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, उसमें देखा ये रेशियो, रेशियो, रेशियो याद नहीं आ रहा, प्लॉट के इसमें से देख लिया और यहां पे फटाफट क्वेश्चन कर लिया। फिर दूसरा, इसमें ये नया वाला रेशियो है, प्लॉट के इसमें देख लिया। उससे क्या है कि आपको पूरी कॉपी नहीं पलटनी पड़ेगी, बस ये 10 पन्ने पलटने पड़ेंगे। कई ऐसे चैप्टर हैं उसमें 4-5 पन्ने में टोटल कॉन्सेप्ट है, वो तो याद ही हो जाएगा पढ़ने पे। तो घर पे भी क्वेश्चन बनाने में मान लीजिए एक रेशियो में याद नहीं आ रहा कि भाई क्या था, सुपर क्विक रेशियो, 1 सेकंड में पलट के देख के क्वेश्चन बना लिया। तो इतने सारे पेज पलटना, उसमें पता नहीं कहां लिखा है, और ये पलटना। अब जहां ये 4-5 बार आपने ऐसा किया बेटा, आपको फोटो बन जाएगा दिमाग में कि अच्छा लिक्विड रेशियो में सर ने 4 बताए हैं, करंट में ये होता है, क्विक में ये होता है, सुपर क्विक में ये होता है, और कैश इंटरवल में ये होता है। एक जगह लिखा होगा टर्नओवर रेशियो, अरे यार सब में टर्नओवर है, नीचे बस बदल रहे हैं, एक में सीओजीएस ले लिया था और एक में परचेज ले लिया था, बाकी सब तो वही है, टर्नओवर टर्नओवर टर्नओवर। तो इसे ना चीजें जो रेशियो हम यहां 12 क्लास में, 10 क्लास में पढ़ते हैं बेटा, 15 मिनट में आ जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। 10 क्लास यानी कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते में जो पढ़ते हैं, वहां पे आ गया 15 मिनट में। तब होता है रिवीजन, तब होती है तेजी, तब ना 1.5 घंटे में, सॉरी 1.5 दिन में आप जब एग्जाम आएगा तो आपको करना होता है। बार बार करना ही बेटा, कलेजे से लगा कर रखेंगे नोट्स को, बिल्कुल इस तरीके से। एक सचिन तेंदुलकर का बहुत पुराना फोटो है बचपन का, उसके उन्हें प्रैक्टिस करके लौट रहा है, और प्रैक्टिस करके लौट रहा है तो जो पैड वगैरह होता है तो ऐसे गंदे हो जाते हैं, आपने खेला हो तो। पैड जो होता है ना, वो तो लोअर पोर्शन है, तो डाइव मारा, कुछ किया, वो रन लेते समय तो गंदा हो जाता है ये। और उसमें कौन साफ करता है, कपड़े साफ करता है, पैड कौन साफ करता है। एक बार खरीदा बाद फिर वो जब फटेगा तब। ग्लव्स तो फिर भी लोग साफ कर लेते हैं, पैड को नहीं करता। उसमें वो दिखा रहा था कि बैट और पैड बिल्कुल ऐसे लगा के 12 साल का लड़का जा रहा था। आपको क्या लगता है उस समय किसी को पता भी था ये तेंदुलकर बनेगा? तो किसी ने फोटो सेशन करवाया होगा क्या कि बेटा ऐसे कलेजे लगा रखो, मैं तुम्हारा फोटो निकालूंगा। अब तो साले यूट्यूबर छपरी पता नहीं क्या कर दें, अब उनका भरोसा नहीं है, 50 रुपए दे कुछ भी बच्चे से बुलवा लेते हैं। उस समय तो कोई था भी नहीं, ऐसे कोई दौर ही नहीं था। लेकिन पेपर में लिखा हुआ था, देखो ये होती है दीवानगी। उसके लिए पैड सब कुछ था, सीने के करीब, दिल के करीब, और चेहरे पे एकदम मासूमियत। कोई 12 साल का बच्चा कैसा होगा? आपको पता 16 साल में इंडियन टीम में खेल रहा था और पाकिस्तान गया। पहली सीरीज हमने देखी थी, मैं भी 16 साल का ही था, हम लोग भी क्रिकेट खेलते थे, और उसके नाक पे चोट लग गई पहले टेस्ट में, ब्लीडिंग हो गई, क्योंकि सामने बोकार यूनिस थे, इमरान खान था, मतलब बड़े धुरंधर थे पाकिस्तान के तेज बॉलर उस समय। अब तो उनके तेज बॉलर भी स्पिनर ही लगते हैं। वो एज ए राष्ट्र फेल हो गया, राष्ट्र, चलो जो भी था, एज ए नेशन फेल नेशन है पाकिस्तान, ओवर है। तो नाक पे चोट लगी, अंदर गया तो जनरली रिटायर हर्ट हो जाता है। अब टीम को लगा कि विकेट और गिरेगा, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। अगले बैट्समैन के रूप में फिर वापस आ गया वो, और उसी तरह से खेल के उसने 54 रन बनाए। विश्वास करो हम लोग को ज्यादा तो उसमें सोच नहीं थी, 16 साल के हम लोग भी थे, लेकिन लगा यार भाई है जिगरे वाला। अब बाद में वो तेंदुलकर बना।
तो कहने का मतलब है कि बेटा काम के प्रति दीवानगी तो हम सब में होनी ही चाहिए। तो ये नोट्स ना अगर आप बचा के रखें तब आते हैं बेटा 90 नंबर। उस नोट्स को बार बार देखना, बार बार देखना। अकाउंट, कॉस्ट और एफएम 250 है बेटा। इसमें अगर 200 आ जाए तो रैंक कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। लेकिन इसका एक ही तरीका यही है कि कॉन्सेप्ट की कॉपी बनाएं और उसको सामने रख के होमवर्क करें, सामने रख के रिवीजन करें। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन रेशियो का हो या किसी का हो, कौन रोक लेगा। तो पर्पस समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्लीज आज कॉस्टिंग के पहले सब लोग एक कॉपी ले लीजिए। एक दूसरे से 150 रुपये उधार लेके भी ले लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है ना, रखिए। इतनी मोटी नहीं लेनी है, पतली कॉपी। बेटा चारों अपनी कॉपी दिखाओ। और बहुत चौड़ी वाली भी नहीं लेनी। कॉन्सेप्ट की कॉपी में क्या प्रैक्टिस वाली चौड़ी होनी चाहिए। ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। आधे में अकाउंट, सॉरी आधे में एफएम और आधे में कॉस्टिंग। एक दिन ये लानी है और ऐसे एक ऐसे ले लीजिए, कल अकाउंट के दिन लानी है। दो कॉपी अलग अलग दिन है ना। ये सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है। आधे में एफएम कर लेना, सुबह में इधर लिख लेना और शाम को यहां से शुरू करना। पीछे से नहीं, पीछे से करना तो गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा पढ़ने में नहीं बनता। कई बच्चे इतने गधे ऐसे पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब ऐसे पढ़ने को जाए यहां से ऐसे पढ़ना सीधे। इतनी कॉमन सेंस भी नहीं होती। वो ऐसे मान लो कि कॉपी किसी की छूट गई ना तो यहां लिखेगा, फिर पलट के यहां लिखेगा, उर्दू की तरह पढ़ेगा। उससे अच्छा है कि भाई 4 लाइन उधर छोड़ के ऐसे लिख लो, और इसमें क्या है, ऐसे भी तो जा सकते हो। ये सब कॉमन सेंस है, ठीक है ना। तो कॉस्टिंग एफएम हो जाएगा, एक कॉपी रहेगी इसी पे। आप कहेंगे सर आप प्रिंट आउट करके दो। प्रिंट आउट करके मैं दूंगा, उसका फायदा नहीं। मैं तो किताब में सब लिखी रखा है। वो खुद की लिखी बात ही कुछ और हो। तुम किसी दूसरे का फोटो कॉपी कराओगे, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, करने को तो तुम मत करो। 3 दोस्त में से एक बना लो और 2 उसकी फोटो कॉपी करा लो, कोई फायदा नहीं उसका। वो तो मैं प्रिंट आउट करके दूंगा, मैंने सब किताब में डाल ही रखा है। वो अपने से लिखना है बेटा, ठीक है ना। चलो और बाद से लिखो, फिर उस कॉपी में नोट कर लेना। लेकिन कॉपी अब आगे से लानी भी यहीं पे है, अब उसको घर पे नहीं रखना है। चलो आ जाओ। हायर द प्रोपर्टी रेशियो, भाई ऑनलाइन सबको समझ में आया। हायर द सॉल्वेंसी है ना, चांसेज ऑफ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, इसीलिए तो इसको बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। ये सिंपल सी बात होती है, इंसान को ना थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। पतला होने से थोड़ा सा मोटा होना ज्यादा अच्छा है। पूछिए क्यों। मान लीजिए कभी कोई बीमारी हुई, तो बीमारी होने में आप देखा हुआ खाना बंद हो जाता है, खाने का मन नहीं करता। खाएंगे तो शरीर उसे पचा नहीं पाता, लेकिन शरीर को तो जिंदा रखना है। अब एक तरीका होता है बाहर से सलाइन लीजिए, बाहर से ताकत देते हैं, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तो आर्टिफिशियल ही है। अपनी चर्बी होना, मान लो किसी को 5 दिन बुखार हो जाए तो जब वो उठता है तो उतना कमजोर नहीं होता। लेकिन जो है ही 30 किलो का, लाइक चारू, नहीं उसको जानते हैं, उसको चलने में भी दिक्कत आती है, वो ऐसे चलेगा। आपने ध्यान दिया हो, थोड़ा हिलता लुलटा चलेगा। उसको रिकवरी करने में लगता है समय। और जनरली मोर्टेलिटी रेट बच्चों की ज्यादा क्यों होती है? 3 साल 4 साल 5 साल पहले बच्चों की मोर्टेलिटी रेट ज्यादा क्यों होती है? मरने की दर, उनके पास रिजर्व में सरप्लस नहीं होता। हाँ जी, ये कारण है। तो बहुत मोटा होना भी उचित नहीं है, लेकिन जरूरत से 2-4 किलो ज्यादा तो होना ही चाहिए। प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, ठीक बात है कि नहीं? होना ही चाहिए। आजा, जो टॉपिक हो चुके हैं उनको छोड़ दो, वो भी लिख लेंगे प्रियांशु। बोलो बेटा। देखो, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ये होनी चाहिए, पॉजिटिव चीज है। जितनी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस हैं, देखो ऐसा कोई है ही नहीं जो डीप ना करे। सॉल्वेंसी का मतलब होता है इंसॉल्वेंट नहीं हूं मैं। इंसॉल्वेंट तो नहीं होना चाहिए ना, है कि नहीं? इंसॉल्वेंट का होना मतलब मैं अपने लायबिलिटी का पे करने में सक्षम नहीं हूं, मेरी एसेट पर्याप्त नहीं रही,
मेरी कैपिटल निगेटिव हो गई, ठीक है ना। चलिए इस रेशियो को एक और तरीके से मेजर करते हैं बेटा, उसको लिखते हैं टोटल लायबिलिटी टू टोटल एसेट रेशियो। ठीक है बेटा जी, टोटल लायबिलिटी टू टोटल एसेट रेशियो, इसका सिंपल सा मतलब है टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी का मतलब है लॉन्ग टर्म प्लस बताइए शॉर्ट टर्म, सब करंट लायबिलिटी सब, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब यही देखिए 200 में 120 अपना था, तो बाहर वालों का 80, और 200 में 20 अपना था, तो x का 80/200 और y का 180/200। परसेंटेज बताइए बेटा, 40% यहां बताइए, 90%। तो जिस घर में, जिस सरकार में 90% बाहर का सपोर्ट हो, सरकार कितने दिन चलेगी? 5 साल चलेगी, 5-4 दिन चलेगी। पता नहीं किसका मूड बदल जाए, बोले कि बंद करो यार, हमें ये मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें ये प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। छोटी सी बात पे किसी का मूड बदल जाए, हो गया काम आपका। ठीक है कि नहीं? चलिए याद रखिए, इस रेशियो का क्या होना अच्छा है? कम होना। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, अल्टरनेटिव लिखिए, अल्टरनेटिव। क्या बेटा 100 माइनस प्रोप्राइटरी रेशियो कर दे तो चलेगा? अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मेरी प्रोप्राइटर्स फंड, आप तो जानते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट, सबको पता है ये बात। अगर कोई कह रहा है कि मेरा 80% है, इसका मतलब बाहर वालों का 20% है, टोटल तो 100 ही होना है ना। और अगर कोई कह रहा है मेरा 70 है, इसका मतलब बाहर वालों का 30 है, और अगर कोई कह रहा है मेरा 30 है, इसका मतलब बाहर वालों का 70 है। बाहर वालों का 70 है। हाँ बेटा, परसेंटेज भी चलता है, प्रोप्राइटरी रेशियो परसेंटेज भी चलता है। कहां बैठे हो, कहां से बोल रहे हो भाई? तुम कहीं एक जगह बैठो टिक के यार, मुझे खोजना पड़ता है। अच्छा, एक जगह मजा नहीं आता, सब जगह घाट घाट का पानी पीना चाहते हैं। यार मेरा तितली वर्गा, कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे, है ना। समझ रहे हैं हम आपकी मेंटलिटी। चलिए इधर रहिए, चलिए हो गया। हो गया जी। चलिए अब आइए जरा रेशियो को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है। तीसरा, अभी 2 हुआ ना, तीसरा लिखिए। और इसकी पता नहीं कहां कहां चर्चा चलती है, जब भी कोई फाइनेंशियल लिटरेचर आप पढ़ेंगे, जब भी कोई एनालिसिस पढ़ेंगे, तो ये रेशियो जरूर टपकेगा। इसको बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसी चीज को और एक्सप्लेन करने के लिए है ये। देखिए ऊपर लेते हैं डेब्ट,
नाम से ही क्लियर है, और नीचे लेते हैं इक्विटी। ये जनरली टाइम्स में होता है। वेयर डेप्ट का मतलब क्या है भाई? डेप्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म। स्टडी में एक में शॉर्ट टर्म ले लिए, गलत है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब जो 1 साल से ज्यादा की लायबिलिटी हो, चाहे वो लोन हो, चाहे डिवेंचर हो, चाहे एफडी हो, पब्लिक डिपॉजिट हो, कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। और इक्विटी का मतलब है बेटा जी, हमने पहले भी बताया था, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं, टोटल शेयर होल्डर, चाहे तो लिख सकते हैं टोटल शेयर होल्डर फंड। टोटल यानी कि इक्विटी भी, रिजर्व भी, प्रिफरेंस भी, सब, ठीक है ना, सारे घर वाले आएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सब लोग आएंगे इसमें। याद रहेगा दोस्तों? देखिए इस रेशियो के बारे में क्या कहा गया है। अगर 2 करोड़ की लायबिलिटी है और 10 करोड़ की इक्विटी है तो ये है 0.2 टाइम्स, और उल्टा करते हैं 10 करोड़ की लायबिलिटी है और ये 2 करोड़ की इक्विटी है 5 टाइम्स। बताइए ज्यादा स्टेबल कौन होगा? देखिए एक बिल्डिंग ऐसे बनाई जाए पिरामिड टाइप का, और एक बिल्डिंग जो लक्ष्मी नगर में बनता है, नीचे 50 गज ऊपर 100 गज छज्जा निकाल के, ये इक्विटी है और ये प्रीफरेंस सॉरी डेप्ट है। बताइए ज्यादा समय कौन चलेगा? पिरामिड आपको पता ही होगा, मिस्र के पिरामिड 2-2 हजार साल के बने हुए हैं, और अब तो चलो थोड़ा प्रिजर्वेशन भी होता है। आज से 200-400 साल पहले किसको परवाह थी? राजा को काहे को परवाह थी? तो धूल, आंधी, बरसात सबको सफर करने के बाद भी 2000 साल से पिरामिड टिके हुए हैं कि उनका बेस मजबूत है। ऊपर तो थोड़ा सा ही है, थोड़ा बहुत क्षय होता है तो ऊपर होता है, नीचे तो अक्षय रहता है। लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, थोड़ी सी भूकंप आएगी, थोड़ी सी कोई बात होगी, काम खत्म। तो बिजनेस में ये बात क्यों नहीं होती? बिजनेस में इस बात का ध्यान रखना, हम पढ़ेंगे आगे। डेप्ट लेना बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि डेप्ट को 10% देना होता है, कमाई 20% होती है। लेकिन ये सुख के दिनों में ना, अगर मान लीजिए कंपनी में लॉस होने लगा तो डेप्ट कहेगा मेरा 8% तो चाहिए ही चाहिए, चाहे तुम अपनी इक्विटी में से दो, चाहे कैसे भी दो, एसेट बेच के दो, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। बहुत जल्दी आपका पूरा इक्विटी खा जाएंगे, बहुत जल्दी। मान लीजिए आप 2-4 शेर को पालते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, शेर की सवारी कर रहा हूं मैं, लेकिन मान लो शेर का जिस दिन मूड बिगड़ गया, आपका सवारी में नाश्ता करेगा, सवारी तो गोली मारो, नाश्ता करेगा आपका, 2 मिनट में काम तमाम। वो पावरफुल है ना भाई। तो इसीलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है। आप देखो ट्रक कौन पलटता है? जी सर बोलिए। हाँ सारे, इक्विटी, प्रिफरेंस, रिजर्व, सब। प्रिफरेंस भी तो रिस्क लेता ही है ना, वो भी तो ये नहीं कहता ना कि मेरी कैपिटल वापस करो। वो भी तो देखो एक बार इशू हो गया तो इशू हो गया, वो भी रिस्क लेता है, वो भी प्रॉफिट तब लेता है जब प्रॉफिट होगा,
डिविडेंड तो आपको पता ना प्रॉफिट से बढ़ता है। क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, प्रेफरेंस लेना ही लेना है, पक्का लेना है प्रेफरेंस। तो देखिए वो कोई और रेशियो बताएंगे, कैपिटल गियरिंग रेशियो थोड़ी लेट बात बताएंगे। तो याद रखे, कोई बात नहीं, याद रखे कि आपको डेप्ट लेना चाहिए, लेकिन बहुत ही अनकंट्रोल्ड डेप्ट नहीं लेना चाहिए। आपने देखा होगा ट्रक जनरली वो पलटता है जो ओवरलोडेड होता है, खासतौर पे हाइट में। जितना हाइट में आप लोड करेंगे उसका ग्रेविटी का जो बैलेंस होता है ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाने पर उसके पलटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ट्रक अगर कम भरा हुआ हो तो उसके पलटने के चांसेस कम होते हैं। कंपनी के साथ भी ये बात लागू होती है। मैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले देखता हूं, और सारे इन्वेस्टर जिसका भी डेप्ट इक्विटी ज्यादा होगा, देखना बहुत प्रॉफिट कमाने के बाद भी उसका मार्केट प्राइस कम होगा, और जिसका डेप्ट इक्विटी कम होगा या नील होगा, वो थोड़ा कम भी कमाए फिर भी लोग वहां पे सेफ महसूस करते हैं। उनको पता है कि कोई नहीं यार, जो आएगा सो बम मिल बाट खाएंगे। डेप्ट वाले में तो डर होता है कि जो आएगा पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही सब खा जाएगा। ये बड़ी बात है। मान लीजिए घर में 5 लोग हैं, 2 समोसे भी आएंगे तब भी सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन 5 मेहमान आए हैं तो 5 समोसे आएंगे तब भी आपको नहीं मिलेगा। 10 आए समोसे तब भी हो सकता है साले वही सब खा जाए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो देखा आपने, सुना, 2 समोसे घर के 5 लोग आपको जरूर मिलेगा, थोड़ा सही सही, लेकिन 10 समोसे घर बाहर के 5 लोग हो सकता है आपको मिले, हो सकता है आपको ना मिले। यही बात यहां है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात यहां है। सब चीजें ना रेशियो ना दिल से महसूस करने की चीजें हैं, फॉर्मूले याद करने की चीजें नहीं है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक बिजनेस कर रहा हूं। अगर मैंने लोन बहुत ज्यादा ले लिया तो बहुत कमाई होने के बाद भी हो सकता है कि मुझे ना मिले, लेकिन अगर मेरा अपना पैसा है, थोड़ी 2 रुपए कम कमाई भी होगी तो भी मेरे घर में तो जरूर आएगी, किसी को देना थोड़े ना है। पर्पस के खुद सर्वाइवल के पीछे बहुत बड़ा कारण है। वी आर जीरो डेप्ट कंपनी। हम लोगों ने अपने आप को कभी बहुत बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करी। सेल्फ एक्रूवल जिसको बोलते हैं ना, मतलब जो बिजनेस में एक्रूवल आता रहा, रिजर्व बनता रहा, उसी रिजर्व से हम लोग बढ़ते रहे। इससे क्या हुआ कि हमें गिरने का डर नहीं है, जहां है वहां है। लेकिन बहुत ज्यादा बिजनेस करने पे गिरने का हमेशा डर है। अगर जैसा रिटर्न आपने सोचा था, एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं हुआ। अडानी के पीछे शेयर के दाम गिरे थे, पता है ना आप लोगों को, आधे गिर गए थे। उसके पीछे यही कारण था, एक आदमी ने बोल दिया कि भाई इनका जो डेप्ट है बहुत ज्यादा है, सिर्फ कहने पे गिर गया, किसी के कहने पे गिर गया, तो ऐसी कंपनी ठीक नहीं है ना। जनरली टाटा के शेयर बहुत नहीं बढ़ते, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते हैं तो कभी कम भी नहीं होते, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं क्योंकि वो डेप्ट का इस्तेमाल कम करते हैं। अडानी वाले मैक्सिमम जल्दी बनना है बड़ा आदमी, तो मैक्सिमम लोग बताते हैं अडानी का भाग्य तो मोदी जी के भाग्य से जुड़ा हुआ है। जिस समय मोदी जी बाहर, कब बाहर हो जाए कुछ कह नहीं सकते। नहीं, 24 की भी कोई गारंटी नहीं, इलेक्शन तो इलेक्शन है बेटा। ऐसे एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हुआ था, लोग ये मान के चल रहे थे कि वो नहीं हारेंगे, विपक्ष टूटा हुआ है, बटा हुआ है, पता नहीं सालों ने क्या गोटी पेटी सेट करी, 5-5 सीट ला के अडानी के बोलते हैं वाजपेयी जी को हरा दिया और सरकार बना ली। कुछ कह नहीं सकते, कोई भरोसा नहीं है। और द मोमेंट मोदी इज आउट फ्रॉम द पावर, अडानी के शेयर में देखना क्या हाल होता है, पतीला लगेगा बेटा, पतीला, क्योंकि वो शेयर हवा भरे हुए शेयर है, रिटर्न नहीं है। मोदी जी का जलवा है, पावर स्पेशल दी गई है, सभी क्या बोलते हैं वो कोटेशन में प्राथमिकता दी जाती है, अगर वो भर देते हैं तो उन्हीं का टेंडर पास होता है, और वो जो भरते हैं बाहर वाले बिजनेसमैन को बोला गया साले भरना मत। मतलब अगर अडानी कहीं पे कोई टेंडर देता है तो आज की तारीख में टाटा, बिरला या रिलायंस को हिम्मत नहीं है कि उसमें आपको टेंडर दें। ये प्रेफरेंस ही तो हो गया, लेकिन प्रेफरेंस कब मिलेगा?
क्या सारी गवर्नमेंट देगी? सारी गवर्नमेंट प्रेफरेंस देगी? ये जब तक है मोदी तब तक है अडानी। तो लोन वाले में ये बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए आइए लिखिए, हायर द रेशियो, ये फोटो याद रखना, कभी गड़बड़ नहीं होगी। एक टॉय होता है हिट मी, किसी ने देखा है हिट मी टॉय? खिलौना होता है जिसको आप ऐसे मारो नीचे गिरेगा फिर उठ जाएगा, उसको बैठ जाओ, उसके छोटे बच्चे उसको बैठ जाते हैं, जो बैठ जाते हैं तो नीचे हो जाता है, वो गुब्बारा होता है और जैसे ही हटोगे फिर खड़ा हो जाएगा। वो जोकर टाइप का बना होता है उसका मुंह। बताओ क्यों खड़ा हो जाता है? कितना भी गिराओ फिर खड़ा हो जाएगा, कितना भी गिराओ फिर खड़ा हो जाएगा। उसका ना ग्रेविटी नीचे होता है, नीचे वाले में उसमें कुछ भरा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऊपर हवा होती है। तो कितनी बार भी उसको गिराओगे, क्योंकि उसकी ग्रेविटी नीचे है, वो फिर वो दोबारा से अपने आप खड़ा होगा, कहने की जरूरत नहीं, अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो ये होता है अपनी कैपिटल का फायदा। जिसकी अपनी कैपिटल है वो थोड़ा डाउन होगा, थोड़ा नीचे होगा, लेकिन जो वक्त मिलेगा तो फिर खड़ा हो जाएगा। गैर वालों का एक बार गिरा बेटा तो गिरा। बहुत अच्छी कंपनी थी यार किंगफिशर वाली, किंगफिशर ब्रिवरेज का, यूनाइटेड ब्रिवरेज, बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत बढ़िया से काम कर रहे थे वो लोग। पता नहीं क्या मत मारी गई कि इन्होंने किंगफिशर एयरलाइन चालू किया। थोड़े वो ग्लैमरस टाइप के आदमी थे, उनको किसी ने बता दिया होगा कि इसमें एयर होस्टेस बहुत होते हैं। मुझे लगता है इसी लालच में उसने किंगफिशर एयरलाइन शुरू किया होगा। लेकिन देखो, कोई भी प्रोफेशनल एयरलाइन चलाने का तरीका अलग होता है। चालू तो कर लिया, 9,000 करोड़ का लोन ले लिया, सिर्फ 9,000 करोड़ के लिए बेटा कंपनी बंद हो गई, ये गलत है। उसको छोड़ के भागना नहीं चाहिए था। पता नहीं किसने सलाह दिया उसको। ये देखो, तुम छोड़ के भागोगे ना तो पीछे तुम्हारी एसेट लोग बंदर बाट कर देंगे। एसबीआई और कंपनियों ने, बाकी बैंकों ने उसकी 16,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी है और फिर भी बोल रहे 9,000 बाकी है अभी, क्योंकि लेना ही था 9,000। वो खुद रह के प्रॉपर्टी बेच के देता, शेयर बेच के देता, उसको कुछ दिक्कत नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि वो पार्टियों में ज्यादा ध्यान देते थे, घूमने फिरने में ज्यादा ध्यान था, बिजनेस की चीजें उनको पता ही नहीं थी, अपनी ताकत उनको पता ही नहीं थी। किसी ने सलाह दिया होगा भाग जाओ, 2-3 साल में मामला ठंडा हो जाएगा फिर आ जाना। कई बार हो जाता है और कई बार नहीं होता। आज देखो, सब कुछ होते हुए भी कंपनी बिक गई, यूनाइटेड ब्रिवरेज बिक गया, सब खत्म, और वहां पे कर्ज के शिकार हैं। वो गुमनामी की मौत मरेंगे, जबकि उस बंदे को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। चलिए, जो भी गोवा का उसका एक विला था, जहां पे इंडिया की सबसे बड़ी 31 दिसंबर की पार्टी होती थी। नेता लोग भी उस पार्टी का टिकट लेने के लिए, मतलब पार्टी में एंट्री के लिए ललायित रहते थे। पता नहीं कैसी पार्टी होती थी, अब इमेजिन ही कर सकते हैं हम लोग। तो एक तो गोवा, ऊपर से विला, वो भी पूल साइड, टाटा के ठीक बगल में है, कंदोलिम में। मैंने विला बाहर से देखा है। मैंने रियल एस्टेट का मुझे भी नॉलेज है, जहां तक मुझे लग रहा तो विला कम से कम 300 से 400 करोड़ का था। कोई बड़ी बात नहीं वैसे बिजनेसमैन के लिए। पता है कितने में बिका? 53 करोड़ में। बैंक बेचेगा तो टाई अप करके बेचता है, वो सेटिंग से बिकता है। मुझे पता हो तो साला मैं ही ले लेता, अरे लोन लेके ले लेता, ठीक है कि नहीं? 400 करोड़ का विला 53 करोड़ में, खुद से बेचता ना तो 500 करोड़ का बिकता, क्योंकि विला के साथ गुडविल अटैच था। यही होता है, आप भागेंगे ना बेटा तो यही होगा। कभी भागिएगा मत, ना एग्जाम से ना बिजनेस से। जब जब भी टॉपर्स में परेशानी ज्यादा होती है, मैं और मेहनत बढ़ा देता हूं और 3 से 4 महीने में मामला फिर से अप हो जाता है। चलिए आइए, हायर द रेशियो लोअर द सॉल्वेंसी। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, हायर द रिस्क लोअर द सॉल्वेंसी। जब भी कोई एग्जाम भारी हो ना बेटा, मेहनत बढ़ा दो बस, और कुछ नहीं करना। फाउंडेशन से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इंटर में, और इंटर से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फाइनल में। ये पल गांठ बांध लीजिए, फिर पढ़िएगा।
12 से थोड़ा ज्यादा फाउंडेशन में पढ़ना पड़ा कि नहीं? ये बिल्कुल 12 वाले अप्रोच से फाउंडेशन एकदम लारा के पास कर जाओगे? नहीं कर पाओगे। और होना होता तो 100% पास नहीं कर जाते, सब तो 12 पास ही होते हैं। आगे आइए, रेशियो तो भी बहुत है लेकिन ज्यादा अब नहीं पढ़ते, क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। एक बता देता हूं, चौथा, ये बेसिकली सॉल्वेंसी रेशियो तो नहीं है, ये लोन देने वाले बहुत ध्यान देते हैं बट पढ़ा यही जाता है। डेब्ट बहुत दिनों से एग्जाम में नहीं आया ये, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। सर्विस कवरेज रेशियो, सुना आपने बच्चों ने? डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, इसको बोलते हैं DSCR। क्या बोलते हैं? DSCR, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR। फिर से बोल बेटा, किसी में नहीं आता? इस सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट तो नहीं है लेकिन काफी कुछ वैसी ही बात है, करिए को कोई दिक्कत नहीं है। DSCR आप सॉल्वेंसी रेशियो में रहने दो, ठीक है? देखो नाम में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसके नाम में ही बहुत कुछ है। डेब्ट को सर्विस करने की क्षमता, ये बैंक वाले बड़े यूज करते हैं। तो जितने लोग लोन देते हैं ना, वो आपका बाकी रेशियो तो देखते होंगे लेकिन ये सबसे पहले देखते हैं। क्या है? पहले इसको समझिए। देखिए आपकी कमाई कितनी है, बैंक वाले देखते हैं। मान लो बिजनेसमैन है तो बोलते हैं सैलरी वाले तो बोलते हैं सैलरी स्लिप लाओ, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लाओ, और बिजनेसमैन तो बोलते हैं 3 साल का ट्रेडिंग पीरियड, बैलेंस शीट दो भाई। हम देखे तो सही अभी कमाने की क्षमता क्या है। एक हमारे वो थे, अभी मैंने बताया था उस दिन आपको, ग्रामीण भाई, तो उनको मन किया कि हम बाइक लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद पता नहीं क्या जोश आया उनको, तो गए वो लोन लेने। तो बैंक वाले ने उनसे पूछा, बाइक वाले ने, और जो फाइनेंस वाले होते हैं, कितनी सैलरी मिलती है? बोला मैं तो रिटायर हो गया हूं जी। चलो जी पेंशन कितना है? नहीं पेंशन कहां मिलता है आजकल। बोला चलिए निकलिए, कोई लोन नहीं मिलेगा, ना तो आपकी सैलरी है ना आपकी पेंशन है, तुम्हारा बेटा बहुत कमाता है। तो बोला ठीक है बेटे को भेज दो, कार का लोन दे देंगे, उसमें क्या है। सुना आपने? बाप को नहीं मिला बेटा को देने को तैयार है भाई जो कमा रहा है उसको मिलेगा, लायबिलिटी तो उसी की आएगी ना। बोला बेटा को भेज दो, हम आपको बोलेरो दे देंगे। चाचा आपको हम नहीं दे पाएंगे साइकिल का लोन भी, क्योंकि हम आपके पास सर्विस करने की क्षमता नहीं है। लोन तो हम दे देंगे लेकिन आप लौटाओ कहां से? तो मैं फोन करके बताता, बड़ा बुरा लगा, लाइफ में इतना बेइज्जत बहुत कम बार हुआ हूं मैं। मैंने कहा आपकी कोई गलती नहीं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, रेशियो एनालिसिस है। उस रेशियो में फिट नहीं बैठ रहे तो बैंक वाला भी क्या करेगा, क्योंकि बैंक मैनेजर को तो यही कह के भेजा गया है भाई रेशियो चेक करो, सेटिस्फैक्ट्री हो तो दो, नहीं सेटिस्फैक्ट्री हो तो मत दो। तो इसमें देखो कमाने की क्षमता देखी जाती है। कमाने की क्षमता आदमी क्या होती है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होती है, यही ना कमाई होती है। नॉन ऑपरेटिंग है क्या? वो तो कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम हो। कमाने की क्षमता तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है, नॉन ऑपरेटिंग थोड़ा ना है। और सुनिए, इसमें से भी बेटा इंटरेस्ट आप ऐड कर दीजिए, नहीं इंटरेस्ट मत ऐड कीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने ले लिया तो इसमें सब टैक्स लेस कीजिए। इसको कई बार बोलते हैं PBIAT, द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट क्यों नहीं घटा रहे हैं? क्योंकि देखो इंटरेस्ट भी तो उन्हीं को देना है, इंटरेस्ट भी तो उन्हीं का है, उसी कमाई में से देंगे हम। लेकिन टैक्स क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि देखो टैक्स तो गवर्नमेंट को देना है, डिवाइडेड बाई जो भी आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट है। इसको यहां पर लिख लो, और PBIT एक ही बात है, PBIAT।
एनुअल इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। देखो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, अच्छा एक बात मैं भूल गया बेटा, इसमें डिप्रिसिएशन जोड़ लो। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि PBIAT प्लस डिप्रिसिएशन। प्लस डिप्रेशन क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे कारण है। मान लीजिए एक आदमी अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाता है 20 करोड़, ठीक है बेटा जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ रहे हैं, इनकम माइनस ऑल एक्सपेंसेस, और टैक्स देता है 4 करोड़। लेकिन 20 करोड़ कमाने में उसने डिप्शन क्लेम किया होगा, फिक्स्ड एसेट का डिप्शन हुआ होगा कि नहीं? आपको पता है फिक्स्ड एसेट का डिप्शन नॉन कैश एक्सपेंस है। आपने कैश फ्लो पढ़ा है किसी ने? उसमें देखो सैलरी में तो पैसे जाते हैं, परचेज में पैसे जाते हैं, रेंट में पैसे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पैसे जाते हैं, डिप्शन में नहीं जाते। यानी कोई पैसा भी बिजनेसमैन के पास होगा, और होगा तो हम तो छीन ही लेंगे। पैसा होना चाहिए, अगर होगा तो हम तो निकाल ही लेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, चमड़ी छिल के तो लेंगे नहीं। इसीलिए हम डिप्शन को क्या करते हैं, ऐड बैक। आप कहोगे सर पहले डिप्शन घटाओ ही नहीं, नहीं पहले डिप्शन घटाना, क्योंकि टैक्स की कैलकुलेशन डिप्शन घटाने के बाद होती है, बट वापस से जोड़ देना, ठीक बात है। तो मान लो 220 करोड़ कमाया, 4 करोड़ का टैक्स है, लेकिन उसने 5 करोड़ का डिप्शन भी क्लेम किया है, बेटा उसे जोड़ दो, वो पैसा भी उसके पास होगा। किसने दी वो पैसा, उसने किसको दिया होगा, किसी को दिया तो होगा नहीं, छीन लेंगे हम। और डिवाइडेड बाई एनुअल इंस्टॉलमेंट, सब मिलाकर बेटा कितना हो रहा है, 21 करोड़। अब मान लो 2 करोड़ का इंस्टॉलमेंट है, बताओ कितने टाइम्स, 10.5 टाइम्स। एक वाई है जिनकी सिर्फ 1 करोड़ की इंस्टॉलमेंट है लेकिन कमाई 5 करोड़ है, बताइए कितने टाइम्स। बताइए लोन देने वाला कहां अपने आप को सेफ महसूस करेगा, वाई में या एक्स में? एक्स में, क्योंकि एक्स में 10 गुना ज्यादा कमाई हो रही है। अब उससे कुछ खर्चे बढ़ गए, कमाई कम हो गई, तब भी कोई डर की बात नहीं है। वाई में हो सकता है कल दिक्कत हो जाए। अब मान लो एक आदमी, अरे आजकल तो बड़ी घरों में भी भाड़ा लेने से पहले बोलते हैं कि सैलरी स्लिप दिखाइए। जैसे मान लो कि बड़ी सोसाइटी में जा रहे हैं जहां रेंट है 50-60 हजार रुपए, तो इंजीनियर से पूछते हैं भैया सैलरी स्लिप दो। अब तुम मान लो कमाते 1 लाख हो और 50 हजार घर ले रहे हो, पता है 2-3 महीने तो दे दोगे, लेकिन जिस महीने कोई फालतू खर्चे हो गए हमें कहोगे कि रेंट ही नहीं है। तो 50 हजार घर ले रहे हो तो कम से कम 2 लाख 3 लाख की तो सैलरी होनी चाहिए, हाँ या ना? ऐसे लोन का इंस्टॉलमेंट देने वाले को कहा जाता है कि देखो 50 हजार की इंस्टॉलमेंट देने की बात कर रहे हो तो ध्यान दो इस बात का। बहुत साल पहले की बात है, एक लड़की थी अबोहर की, इधर शायद हरियाणा या पंजाब में कहीं है। अबोहर कहां है, कोई है हरियाणा का? अबोहर हरियाणा में कि पंजाब में है, नहीं पता आपको? पंजाब में है, हरियाणा से मेरे ख्याल में टचिंग डिस्ट्रिक्ट ही होगा। तो अबोहर की लड़की थी वो, तो 3-4 भाई थे उसके बड़े मुस्टंडे टाइप के, हमेशा उससे मिलने आते थे। पूरा प्रोटेक्टेड इकोनॉमी में छोटी सी लड़की थी, तो आपस की शुरुआत दौर की लड़की थी, फटाफट सीए बन गई। सुरभि जैसे उसकी हाइट रही हुई उससे भी कम, और एकदम फटाफट सीए बन गई। सीए बनने के बाद गुड़गांव में जॉब करने लगी। तो एक लड़का आया कि सर मेरी शादी करवा दो उससे। मैंने कहा बात कर लेता हूं, क्या दिक्कत है। मैंने उसके भाइयों से बात की, क्योंकि भाइयों से थोड़ी दोस्ती हो गई थी, 4-5 भाई एकदम पहलवान टाइप के थे, हमेशा मिलने आते थे। उसका कभी कोई लड्डू पहुंचाने, कभी कपड़ा, मैं बहुत प्यार करते थे उससे, उतने मतलब खुशकिस्मत लड़की थी वो। कल चलो जो भी है। तो मैंने भाइयों से बात की, तो मैंने कहा, भाइयों ने कहा कि हमसे सर नहीं कीजिए, आप उसी से कर लीजिए, हमने उसको पूरी इंडिपेंडेंस दे रखी है। तो मैंने उसको बुलाया, आजा भाई सेटिंग करवाते हैं तुम्हारी शादी की। तो आ गई, चार्टर्ड थी, कोई दिक्कत थोड़ा ना था, लड़का भी चार्टर्ड था। चार्टर्ड की शादी में करवा देता हूं।
नॉन चार्टर्ड बिल्कुल बात मत करना। चार्टर्ड में क्या दिक्कत है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल से घर वालों को भी दिक्कत नहीं होती। तो उसने आके पूछा कि देखो भाई, तुम घर है तुम्हारा यहां पे? लड़के ने बोला नहीं नहीं, मैं तो यूपी से आया हूं, घर कहां से, घर खरीद लेंगे, ऐसी क्या बात? बोला नहीं, मैं नहीं कर रही शादी। मैंने कहा घर से शादी क्या लेना देना तुम्हारा? बोला सर आप ही ने तो पढ़ा है डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो। अब होगा क्या कि हम लोग 50-60 लाख का 1 करोड़ का घर लेंगे, घर तो लेना पड़ेगा भाई। अब घर लेंगे तो इसकी सैलरी 1 लाख है, इसकी सैलरी इंस्टॉलमेंट में चली जाएगी, और ये बोलेगा कि भाई तुम अपनी सैलरी से घर चलाओ। देखो, माई मनी इज माई मनी, हिज मनी इज ऑल्सो माई मनी, बट माई मनी इज माई मनी। इसमें मैं नहीं चाहती बर्डन नहीं, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए इसके दिल्ली में घर हो, ताकि इंस्टॉलमेंट ना देने पर डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो में ना फंसे। उसे के घर खरीदने की झंझट नहीं रहेगी। अब जब घर खरीदने की झंझट नहीं रहेगी तब क्या होगा? उसके पैसे से घर चलेगा और मेरे पैसे मेरे हैं, मैं चाहे जो करूं। मैंने कहा आजकल लड़के गर्ल्स कितनी प्रैक्टिकल हो गई हैं, खासतौर पर रेशियो एनालिसिस पढ़ने के बाद, सो प्रैक्टिकल। नहीं किया शादी उसने, बाद में उसने मुझे बताया कि सर मैंने शादी करी है, उसका दिल्ली में बढ़िया घर है। वो बोली मैं पहले दिन से श्योर थी कि भाई जिसका घर होगा शादी उसी से करूंगी, एकदम श्योर। क्या करे? लालची नहीं थी, समझदार थी। अरे भैया सुनो, प्यार मोहब्बत बेटा 1-2 साल की चीजें होती हैं, फिजिकल अट्रैक्शन। एक बार जब गरीबी गेट से अंदर आती है ना, तो प्यार रोशनदान से बाहर चला जाता है। जीवन की हकीकत है ये। अच्छे अच्छे लव मैरिज को हमने टूटते हुए देखा है, जब दोनों ही छपरी हों। फिजिकल अट्रैक्शन सिर्फ 1-2-3 साल का, उसके बाद तो रिसोर्सेज होने ही चाहिए अच्छे सर्वाइवल के लिए। जब तुम साल में 2-4 बार जाओगे बाहर घूमने फिरने, कुछ अपने मन के कपड़े लत्ते खरीद सकते हो, कारें खरीद सकते हो, तो लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहेगी बेटा। जब चाहे मोबाइल चेंज कर सकते हो, हैप्पीनेस बनी रहेगी। लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़े तभी दिक्कत आती है, तभी दिक्कत। मैं आराम से मोतिहारी में पढ़ा सकता हूं, क्या दिक्कत है? मैं नहीं जाना चाहता मोतिहारी में, वहां मन नहीं लगता। मुझे दिल्ली में रहना है, मुझे ऑप्शन दो मैं लंदन में रहना चाहूंगा, लेकिन मोतिहारी में नहीं जाऊंगा। और ये मैं नहीं कह रहा, मोतिहारी के जितने लोग यहां आए हैं एक वापस नहीं गया जब तक उनकी दिल्ली में कोई मजबूरी नहीं हुई। अरे लेबरर नहीं जाता यार, रिसोर्स में तो इतनी ताकत है। तुम अपने शहर से आओगे सोच के कि सीए बन के जाएंगे वापस, जाके दिखा देना, नहीं जा नहीं पाओगे। देखो वहां मेरी मातृभूमि थी, बड़ा इमोशनल था। मुझे याद है पहली बार जब मैं ट्रेन पकड़ा, मैं रोता हुआ आ रहा था स्टेशन पे, ये भगवान फिर दोबारा लौट के आएंगे कि नहीं। और वही वो शहर है जो मैं जाता हूं एक दिन के बाद, चले यार कब चलना है, वापस कब जाना है। इसलिए बेटा रिसोर्सेज की बात जरूर करो। तुम सीए की पढ़ाई कर रहे हो और तुम एकदम धार्मिक टाइप के आदमी हो तो छोड़ दो पढ़ाई, जाओ ऋषिकेश में बाबा को कोई ज्वाइन करो। मैं सही बता रहा हूं, रिसोर्स पागल नहीं होना है, लेकिन रिसोर्स जरूरी है। रिसोर्स बेहद जरूरी है और उसके लिए कमाना जरूरी है। चलिए आइए, तो बैंक वाले इस रेशियो को चेक करते हैं। हायर द रेशियो सेफर द लोन। जितना रेशियो अच्छा होगा उसके पे करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। एक लेवल को मना कर देता हम लोन नहीं देंगे, क्यों? आपकी पे करने की क्षमता नहीं है। मतलब तुम्हें पहला 2 करोड़ दे देंगे, फिर दूसरा 2 करोड़ दे देंगे, तीसरा जाओगे तो बोलेंगे नहीं भाई साहब पहले वो चुकाइए तब देंगे। हायर, एक बता ये लिख सकता हूं मैं, DSCR चलेगा? DSCR क्या है भाई? लोअर द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। ये वही बात है कि भाई पहली इनिंग में किसी टीम ने 200 बनाया तो दूसरी टीम समझती है अब तुम जीत ही जाएंगे, लेकिन पहली में किसी ने 600 बना दिया तो दूसरी टीम समझती है ड्रॉ कराते हैं, क्योंकि हारेगा तो है नहीं। जैसा देखा गया जिसने भी पहली इनिंग में 500 बना दिया जनरली वो नहीं हारता,
क्योंकि दूसरे को पहले तो 500 बनाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर लीड मिलेगा, तब तक समय ही खत्म हो जाता है, तो इसलिए हरा नहीं पाते। इसलिए टेस्ट की पहली इनिंग बड़ी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, हार जीत उसी से तय होती है। चलिए आगे आइए। हायर द DSCR लोअर द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। चलिए आगे, मतलब ये समझ लीजिए, लिख लो, यूज्ड बाय एवरी लेंडर, जितने भी लेंडर है ना बेटा, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, FIs, वो ये रेशियो सबसे ज्यादा गहराई से देखते हैं। वो कहते हैं कि रेशियो नहीं तो लोन नहीं, मतलब उनका तय होता है कि 5 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स, मन में सोच लेते हैं, सालाना सोचते हैं, और उससे ऊपर की बात नहीं करते। जैसे मान लो आप कमाते हो 50,000, बहुत चांस है आपको 10 लाख से ऊपर वाली कार नहीं मिलेगी, 10 लाख से ऊपर वाली, 5 लाख से ऊपर वाली नहीं मिलेगी। 5 लाख से ऊपर वाली कार का इंस्टॉलमेंट होता है 20,000, 30,000, 35,000, कहां से दोगे? तुम कमाई 50,000 रहे हो, घर के खर्चे नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, तो 50 वाला कितनी इंस्टॉलमेंट दे सकता है तुम ही बताओ? इजीली इजीली, एक महीने की बात नहीं है, हर महीने की बात है। 10, 12, 15, बहुत हद 20, तुम 30 कैसे दे दोगे? बाकी खर्चे कहां जाएंगे? बाकी को तो खर्चे हैं भाई। तो आपको मैक्सिमम ऐसी कार दी जाएगी जो 10-12 हजार की इंस्टॉलमेंट में आ जाए, या कहा जाएगा बेटा बाइक लो बाइक, अभी कार की तुम्हारी हैसियत नहीं है। मैंने बताया जॉब क्यों छोड़ी, इसी DSCR के चलते। मैं तुम्हें बहुत दिल की बात बता रहा हूं, अब बात मुझे याद आ गया। वहां पर ना एक ऑफिसर्स का वो था, मेस था, प्राइवेट कंपनी तो थी नहीं, सरकारी थी, लटके झटके बहुत थे। ऑफिसर्स में से अलग है, क्लर्क का अलग है, पता नहीं क्या क्या तामझाम था IOC में। तो उसमें सब लोग लंच करते थे, घर से ले जाओ चाहे वहां लंच मिलता था, 10 रुपए की थाली बहुत अच्छी मिलती थी, पर क्रेडिट नहीं पाता उन लेबर में। तो 10 रुपए की थाली में मछली, चावल, दाल, मतलब सब कुछ मिलता था। तो मैं तो मतलब उसमें मैरिड नहीं था, तो मैरिड था लेकिन पत्नी साथ नहीं थी, तो हम लोग वहीं खाते थे मेस में 10 रुपए में। तो ऐसी बात हुई कि वो भाई साहब कार खरीद रहे थे, मैंने कहा मेरा भी बड़ा मन है कार खरीदने का। तो मेरा वो सीनियर था, हंसने लगा, क्या भगवान लाल मजाक कर रहे हो? मैंने कहा क्यों सर, कार खरीदने में कोई बुराई है क्या? बड़ा मन है मेरा। बोला तुम्हारा कम से कम 3 साल टाइम लगेगा बेटा इलिजिबल होने में। 3 साल इलिजिबल होने में टाइम लगेगा, किस बात के लिए? तो लोन लेने के लिए। मुझे बात चुभ गई, साला CA रैंक होल्डर हूं, CS हूं रैंक होल्डर, और मुझे 3 साल तो भी इसलिए वेट करना पड़ेगा कि मैं लोन लेने के लिए एलिजिबल हूं ताकि मैं कार खरीद सकूं। या 3 साल में तो मुझे दिल्ली खरीदना है साला, और ये कह रहा है कि 3 साल में मैं लोन लेने के लिए एलिजिबल होऊंगा। मतलब उसे कहना था सैलरी बनेगी, परमानेंट जॉब होगी, तब उसके बाद बैंक वाला आपको विचार करेगा। वो बात बिल्कुल सही थी, लेकिन मुझे उनके जैसा बनना ही नहीं था, मेरे में इतना सब्र ही नहीं था। इतना सब्र होता तो मैं CA 3-4 साल में थोड़ा ना पास करता, 8-10 साल में पास करता, आराम से रिलैक्स होकर पास करता। मुझे लाइफ में जल्दी जल्दी करना था सब कुछ। मैंने उसी समय मन बना लिया, इस साला कंपनी में नहीं रहूंगा, मैं अपना काम शुरू करूंगा चाहे जो करूं। हालांकि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था मेरे पास, बस एक ही चीज थी बेटा, जिगरा। मुझे डर नहीं लगता है, किसी बात से मुझे डर नहीं लगता। मैं लड़ाकू नहीं हूं, आपने देखा होगा, मैं लड़ाकू नहीं हूं, लेकिन मुझे रिस्क लेने से कभी डर नहीं लगता। मैंने तुरंत विचार कर लिया कि अब नहीं रहना, और उसी महीने रिजाइन कर दिया। रिजाइन क्या किया, मैंने रिजाइनेशन भेजा, कंपनी वाले ने नॉट एक्सेप्टेड, मत करो, मैं जा रहा हूं। मुझे क्या मतलब, जबरदस्ती काम थोड़ा करा लोगे, सैलरी नहीं दोगे, चाहिए नहीं। मैं लौट के आ गया, और आके यहां पे मैंने जो भी मेरे पास पैसे थे आई बी स्टार्टेड, और 1.5 साल के अंदर हम लोगों ने यहाँ घर खरीद लिया, ऑफिस खरीद लिया। दिन भर पढ़ाता था, प्रॉब्लम क्या थी यार, 22-23-24 साल के लड़के को कोई न नींद आती है ना थकावट होती है, तुम पता नहीं कैसे नींद आ जाती है आजकल। 5-6 घंटे ज्यादा नहीं आनी चाहिए बेटा। तुम पता नहीं तुम्हारे मन में कोई बात कैसे आती। मैं 6 बजे आता था टॉपर्स, 6 बजे में लाइब्रेरी जाता था, तो लाइब्रेरी के बजे में टॉपर्स आने लगा, लाइब्रेरी से मैं 9 बजे आता था, टॉपर्स से मैं 10 बजे जाने लगा, क्योंकि यहाँ तो पैसे ही मिल रहे हैं।
तो मैं 6 से 9 एज स्टूडेंट पढ़ता था, एज ए टीचर में 6 से 10 पढ़ाने लगा। प्रॉब्लम क्या है? अगर मुझे चाहिए कोई चीज तो उसके लिए कुछ ना कुछ त्याग तो करना ही पड़ा। मुझे कभी लगा नहीं मैंने त्याग किया। 1.5 साल 2 साल के अंदर आई वॉज वेल एस्टेब्लिश्ड, अपना घर था, अपना ऑफिस था, कार मैंने नहीं खरीदी, प्लान बदल दिया, क्योंकि फिर मेरे मन में है डिप्रेसेबल एसेट, नॉन डिप्रेसेबल एसेट। मैंने कहा कार तो भाड़े पे ले लेते हैं, जहां कहीं जाना मुझे कहीं होता नहीं था, पहले घर खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, उसको लेके आगे बढ़ते हैं। चलिए जान दीजिए बातें। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, लोन देने वाला जरूर इस बात का ध्यान देता है, इसीलिए वो मुझे ध्यान नहीं दे रहा था। आगे एक छोटा, हमने कई बार कवरेज रेशियो पढ़ा है पीछे, याद है? एक और कवरेज पढ़ लो। कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है कि भाई कितनी दफा कवर करते हो, ठीक है ना? तो इसके लिए पीवीआईटी लेते हैं, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट कहां से पे होता है बेटा? इंटरेस्ट कहां से पे होता है? पीवीआईटी से। टैक्स के पहले होता है इंटरेस्ट की पेमेंट। क्या ये बात सही है? इंटरेस्ट की पेमेंट टैक्स के पहले होता है, ठीक है? तो हम लिखेंगे पीवीआईटी डिवाइडेड भी बताना बेटा, केवल इंटरेस्ट बस। इसमें भी वही बात है, हाइयर द रेशियो बेटर द सिचुएशन।